अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस तीनों ग्रुप वालों के लिए है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ फिज़िक्स के सेकेंड ईयर के एक नए चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। अपने साथ काइंडली बुक और रजिस्टर कैलकुलेटर रख लें ताकि एंड तक आपका इंटरेस्ट और मूड कायम रहे। चैप्टर नंबर 20 हम करेंगे इंशाल्लाह आज। इससे पहले बाकी मैं चैप्टर्स आपको करा चुका हूँ, उसको भी कैचअप कीजिएगा। चैप्टर 20 जो है उसका नाम है AC सर्किट। थोड़ा सा पहले मैं आपको फार्मूला लिस्टिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स करेंगे। तमाम के तमाम एक दरमियानी लेंथ की वीडियो होगी, बड़ी यूज़फुल वीडियो, इम्पॉर्टेंट वीडियो है। AC सर्किट्स फर्स्ट ईयर से हम गुजर के आए हैं। फर्स्ट ईयर में DC सर्किट्स हुआ करते थे, ये AC सर्किट है। AC सर्किट जो है वो होता है जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट, उसके ऊपर आपकी स्टडी चल रही हो। ये इसका सिंबल होता है साइनोसॉइडल। ये AC पल्स या AC करंट कहलाता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब अगर इसी ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स या सप्लाई के साथ सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई कंपोनेंट कनेक्ट होना शुरू हो जाए, जैसे रेजिस्टेंस, ये सिंबल हमने देखा है फर्स्ट ईयर में, ये रेजिस्टेंस का है। या इंडक्टर कोई कनेक्ट हो जाए, ये सेकेंड ईयर की टर्म में चैप्टर नंबर 18-19 देखिएगा, इंडक्टर। इसी तरह अगर इसके साथ कोई कैपेसिटर कनेक्ट हो जाए, ये हमने चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर में देखा है, तो ये एक AC सर्किट कहलाएगा। अब ये वैसे मैंने ये पैरेलल बना दिया, सीरीज भी हो सकता है। अक्रॉस ईच अदर होगा तो ये पैरेलल सर्किट होगा, आमने सामने लगा हुआ है। अगर एक ही रास्ते में लगा होता एंड टू एंड तो वो कहलाता सीरीज सर्किट। अब ये RLC जो है, इसमें कभी सिर्फ R और C हो, यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, तो RC सर्किट हो जाएगा। ऐसा लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, RC सर्किट। इसी तरह अगर R और L यानी रेजिस्टेंस और इंडक्टर खाली लगा होगा तो वो RL सर्किट हो जाएगा। तीनों एक वक्त में ही लगे होंगे तो ये RLC सर्किट हो जाएगा, जिसमें बैक वक्त ये तीनों कंपोनेंट्स लगे होंगे। अब इसी पे ये चैप्टर है, फार्मूला लिस्टिंग आपके सामने आ रही है। रिएक्टेंस का लफ्ज़ जहाँ जहाँ नज़र आएगा आपको, ये एक तरह की रेजिस्टेंस है। ये वो रेजिस्टेंस होती है जो कोई कैपेसिटर या कोई इंडक्टर अपोज करता है करंट या वोल्टेज को अपने अंदर से गुजरने में। यानी अगर कैपेसिटर कर रहा होगा ये काम, रेजिस्ट, अपोजिट, यानी अपोज कर रहा होगा फ्लो को, तो वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाएगी। अगर इंडक्टर कर रहा होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाएगी। और इनकी वजह से जो सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी वो इम्पीडेंस कहलाएगी। ये सब नामों की हेरफेर है ये सब के सब रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस होने की वजह से इन सब के यूनिट्स हैं रेजिस्टेंस के वाले ओम्स। ये देखिए अक्सर कितने सारे ओम के यूनिट नज़र आ रहे हैं। रेजिस्टेंस जो फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं ओम, रिएक्टेंस रिएक्टेंस रिएक्टेंस, चाहे नेट हो, टोटल, चाहे इंडक्टिव हो, चाहे कैपेसिटिव हो, ये सब, ये टोटल जो है ये सब भी आपकी आ जाएगी ओम्स में। इम्पीडेंस ये भी ओम्स में। ये देखिए सारा 90% इसमें ये रेजिस्टेंस ही है, सही है। बाकी अब जो है सिंबल्स, R रेजिस्टेंस का है, X जो है ये रिएक्टेंस का जो है सिंबल चलेगा। C लिख देंगे तो कैपेसिटर के लिए हो जाएगा, L लिख देंगे तो इंडक्टर के लिए हो जाएगा।
आर का जो है खुद आर होता है, क्योंकि आर रेजिस्टेंस खुद ही है, समझ गए। तो बाकी जो दो कंपोनेंट होंगे, ये दो कंपोनेंट मिलकर हमारा काम करेंगे XC और XL का, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूले हो गए, आसान आसान फॉर्मूले याद कर सकते हैं। ये देखिए एक जैसे दो दो हैं, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसमें डायरेक्टली है। कैपेसिटिव जो है वो, कैपेसिटर जो है वो इन्वर्सली जो है वो अपोज करेगा, और इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है इंडक्टर है वो डायरेक्टली करेगा। F फ्रीक्वेंसी चलेगी हर्ट्ज में, F जो है फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज में इस्तेमाल होगी। फेज एंगल जो हमने ज़िंदगी में सुना है कि कितने फेज पर कोई करंट या वोल्टेज चल रहा है, यानी वो फेज डिफरेंस बना रहे हैं, वो उसका एंगल कहलाएगा, फाई से लिखेंगे, डिग्री में आ जाएगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसका एक ही न्यूमेरिकल है, एंड में उसके साथ थ्योरी बता दूंगा। तो ये मैंने आपके लिए देखे काफ़ी सारा काम किया है, अब आप अपने लिए काम करें A और A1 ग्रेड के लिए, कि इन सारे फार्मूलों को और उसकी लिस्ट को कैप्चर करके और उसके यूनिट्स को और सिंबल्स को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को प्रैक्टिस करके भरपूर न्यूमेरिकल समझ के करें। काइंडली सिर्फ स्क्रीनशॉट या शॉर्ट हैंड टेक्निक के साथ काम ना करें। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। 8 न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आसान है न्यूमेरिकल्स निस्बतन बाकी चैप्टर्स के। 8 न्यूमेरिकल्स हैं, 1 बाई 1 हम सारे करेंगे, समझ के कीजिएगा मेरे साथ। अ रेजिस्टर ऑफ 20 ओम। अच्छा ख्याल है, बुक में जितने न्यूमेरिकल उसमें सिंबल्स दिए हुए हैं, बोर्ड एग्जाम में ज़रूरी नहीं है सिंबल्स दिए हों। जैसे रेजिस्टर का R सिर्फ रेजिस्टर लिख दे, कैपेसिटर का सिर्फ कैपेसिटर लिख दे, C सिंबल ना लिखे, ये हमें आना चाहिए, ठीक है। यानी ये R हो गया आपका रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस हो गई, AC सर्किट, फ्रीक्वेंसी F हो गई, टोटल इम्पीडेंस पूछ रहा है। अब टोटल इम्पीडेंस याद हो, थ्योरी जो बताइए शुरू में, Z इसका निशान है। अब अगर आप मेरे साथ काम करेंगे तो समझ के करेंगे। अब ये Z आ जाएगा, यानी टोटल इम्पीडेंस आ जाएगी सर्किट की, अगर मेरे पास ये दो चीज़ें हों, यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्योंकि यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटेंस लगी हुई है, यानी इसका मतलब है ये RC सर्किट का न्यूमेरिकल हो गया, समझ रहे भाई। इसमें देखें यानी इंडक्टर का काम नहीं है, अगले न्यूमेरिकल्स में आएगा। अब रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि R तो सवाल में दिया हुआ है, लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस दी हुई है। तो अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ये फॉर्मूला पक्का करें, 1/ओमेगा C। ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि AC करंट एंगुलर होता है, अपनी पल्स चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, तो ओमेगा 2πf। अब माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶। अब ये कन्वर्जन भूलिएगा नहीं, तब ये सवाल हो गया पुट एंड गेट का। ओमेगा की वैल्यू रखी 2πf, C का मतलब कैपेसिटेंस कन्वर्ट करके। अब ये पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में फीड कर दें एहतियात से। अच्छा आप मल्टीप्लाई अलग कीजिएगा, डिवाइड अलग, एक साथ फीड नहीं कीजिएगा। देखिए मैं इम्तिहान के लिहाज से आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी 2 × पाई की वैल्यू यहाँ से उठाएं, ये वाली जो होती है पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर, शिफ्ट करके दबा देंगे तो ये आपका ये शिफ्ट, और यहाँ पे पाई की वैल्यू आ गई, सही है। ये 2π शिफ्ट करके दबा दिया। F और C, F की वैल्यू 50 है और C की वैल्यू 10 एक्सपोनेंट -6 है। एक्सपोनेंट माइनस यहाँ से लिखा करें, ये जो ऊपर आंसर की पैड है माइनस करवाता है पावर को, माने ये सब्ट्रैक्शन करवाता है जो नीचे होता है। ये देखें आगे आपका पूरा जवाब मल्टीप्लाई करके, सही है जी। 3.142 एक्सपोनेंट -3। अब इसको इससे डिवाइड कर दें, डिवाइड डायरेक्ट इससे किया करें। ये जो एक्स इन्वर्स का बटन है, कुछ ऑल क्लियर नहीं करें, ये दबाएंगे इन्वर्स कर देगा, ठीक है। स्क्रीन पे आ गया इन्वर्स। अब इज इक्वल टू करें, यानी इसने रेसिप्रोकल कर दिया, आ गया 318 ओम्स में आएगा। ओम्स को आप OHMS भी लिख सकते हैं, और ये ओमेगा का सिंबल भी बना सकते हैं, चॉइस इज योर्स। ज़्यादातर ओम लिखा जा रहा है। अब ये छोटा क्वेश्चन मार्क हट गया जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। अब इन दोनों की वैल्यू रख के हम अपने इम्पिडेंस पर, यानी टोटल इम्पिडेंस पे जा सकते हैं। R सवाल में से उठाएं 20, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस यहाँ से उठाएं, दोनों का स्क्वायर करके। या देखिए ये आंसर आया है ना, इसको भी नहीं क्लियर करें, स्क्वायर दबाएं और ये स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये देखिए आ गया
इसको प्लस करवा दें 20 के स्क्वायर में, 20 स्क्वायर। सब चल रहा है, कैलकुलेटर भी सिखा रहे हैं सर। तो ये देखिए ये जो वैल्यू आई, अच्छा अब इतनी लंबी चौड़ी अगर वैल्यू आ जाए कभी तो आप इसको ENG मोड दबा देंगे, इंजीनियरिंग मोड, तो पावर कर देगा 10 की। ये देखिए कर दिया। ये सब सीखते रहे, इससे फ़ायदा आप ही का है। अब ये जो प्लस करके आएगा उसका रूट ले लें और आपका आंसर आ जाएगा। रूट भी देखेंगे कैलकुलेटर में, यहाँ पे स्क्वायर के बराबर में ये बटन दबाएं, आंसर लिखेंगे, इसके अंदर आंसर आ जाएगा लिखा हुआ, मेमोरी में जा रहा होता है सारा। ये देखें आ गया आंसर 318। आसान। तो अब जो स्पीड पकड़ेंगे हम, जब आपने कह दिया आसान। अगला तो इंतहाई छोटा सवाल है, इंडक्टर आ गया। इंडक्टेंस दी हुई है यानी L, फ्रीक्वेंसी दी हुई है यानी F, और इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछ रहे हैं। देखिए इम्पीडेंस पूछेंगे तो सवाल लंबा हो जाएगा, रिएक्टेंस पूछेंगे तो छोटा सवाल हो जाएगा। यानी कि अब ये इंडक्टर की वजह से तो यूँ आ जाएगा इसका निशान, समझ गए। इंडक्टेंस जो है हेनरी में होती है, चैप्टर नंबर जाके देखें आप 19 मूवी में पढ़ा चुका हूँ, जिसके अंदर लेंजेस लॉ, फैराडेज लॉ, म्यूचुअल इंडक्शन, ये सब था, सेल्फ इंडक्शन। फ्रीक्वेंसी F हो गई, फॉर्मूला पुट एंड गेट का, ओमेगा का मतलब 2πf। अच्छा कुछ स्टूडेंट ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर ये ओमेगा को 2πf लिखकर हम डायरेक्ट ये नीचे वाला फॉर्मूला लिख दें। बेटा इतना सा न्यूमेरिकल 4 मार्क्स का सेक्शन बी का मामला, तो थोड़ा इतना कर ले कि पहले तरतीब में लिखें ओमेगा, फिर उसकी वैल्यू, उसके बाद कैलकुलेटर। देखिए 4 मार्क्स के लिए पूरी प्रेजेंटेशन में डेटा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और आखिर में ये जो लिखा ये रिजल्ट, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। 2 पाई, ठीक है, शिफ्ट करके 10 की पावर वाला बटन, इनटू फ्रीक्वेंसी क्या है 100, इनटू इंडक्शन कितनी है, इंडक्टेंस 0.5। आगे जवाब 100 पाई आ गया। अब आप जानेंगे इसको डेसिमल कर दें तो SD मोड से डेसिमल हो जाता है, आ गया 314 ओम्स में इंडक्टेंस यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस। बच्चों वाला सवाल अगला देख लेते भाई। RL सर्किट, RL सर्किट का मतलब हो गया ऐसा, पहले रेजिस्टेंस आ गई और फिर जो है L का मतलब इंडक्टेंस का ये कॉइल जैसा निशान बन जाता है, और यहाँ पे ये हमारी सप्लाई, ये R हो गया, ये L हो गया, सर्किट बन गया। समझे कुछ कहानी, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये करंट आ गया, ठीक है जी, और करंट चला गया। रेजिस्टेंस दी हुई है 30 ओम, R इंडक्टेंस दी हुई है 0.2 हेनरी, L टोटल इम्पीडेंस, देखिए फिर टोटल इम्पीडेंस पे मामला आ गया यानी Z, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है F। न्यूमेरिकल 1 की तरह का है, फिर भी देख लेते हैं। R, L और F दिया हुआ है। अब इसमें भी वही सूरत हाल है कि Z चाहिए, ठीक है, लेकिन ये Z उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक कि ये बोले इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं आ जाएगी, क्योंकि R तो है सवाल में, इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं आएगी तो टोटल इम्पीडेंस नहीं आ सकती। जैसे कैपेसिटिव 1 था क्वेश्चन, ये है इंडक्टिव का। तो अब हमने ऊपर ही देखा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस निकलती कैसे है, इससे निकलती है, ठीक है, ओमेगा L से। तो अब ओमेगा L से पहले हम निकाल लें जल्दी से। अब आपको कैलकुलेटर सिखा दिए, मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा आपका। अच्छा कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर पाई की वैल्यू हम अपॉन वाली लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन वो मेहनत खामा खाई की बढ़ेगी ये वाली, तो कोशिश किया करें कि ये वाली यूज़ किया करें, डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल दें, जो शिफ्ट करके बटन दबाया है वही वाला। अब ये जो XL आया ये यहाँ पे पुट हो जाएगा, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इसका स्क्वायर इतिहास से करें, 30 का स्क्वायर प्लस 75.408 का स्क्वायर, और इसका प्लस कर दिया तो आया ये, इसका ले लें रूट, और रूट का जवाब आंसर के साथ लिख दें, आंसर, ये आ गया फाइनल आंसर। आसान। ओम्स में है इम्पीडेंस, टोटल इम्पीडेंस ऑफ द RL सर्किट। समझे कहानी? एक्सीलेंट। कुछ जवाब तो दिया करें बच्चों ताकि मेरा हौसला बढ़े। आसान न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 4। अब RC सर्किट आ गया। अब RC सर्किट का मतलब हो गया ये रेजिस्टेंस
और साथ में उसके लगी हुई है कैपेसिटेंस, यानी ये मंजरनामा हो गया इसका। देखिए थ्योरी भी मिल रही है आपको, फ़ायदा उठाएं बच्चों कि ये कहानी है क्या इस चैप्टर की, वरना कोई अभी आपको अपने साथ साथ ये करवाएगा न्यूमेरिकल वीडियो बना के, तो उसमें होगा ये कि आपको समझाएगा शायद इतना नहीं, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। रेजिस्टेंस दी हुई है आर हो गया, कैपेसिटेंस दी हुई है सी हो गया, म्यू को यानी माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे। अच्छा इसमें एक चीज़ बता दूँ, इस सवाल में, इस क्वेश्चन में बुक में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, ठीक है, इम्तिहान में गिवन होगी, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ये इनकम्प्लीट न्यूमेरिकल है, सही है। तो ये मैंने एक अज्यूम की है फ्रीक्वेंसी कि गिवन नहीं है बुक में, ठीक है, नॉट गिवन इन बुक यानी मिस प्रिंटिंग है। तो ये मिस प्रिंटिंग को आप लोग सही कर लें। देखिए ये भी सर करवा रहे हैं, फ़ायदा उठा लें। ये 240 250 के आसपास फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो वो आंसर आएगा जो स्टूडेंट शौकीन होते हैं कि बुक का आंसर नहीं आ रहा सर। तो अब ये जो है फ्रीक्वेंसी हमें मिस प्रिंटिंग है, ये नहीं कहेंगे इम्तिहान में नहीं दी होगी, गिवन होगी, वरना ये सवाल इनकम्प्लीट है। खुद देखें ना, यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं हो तो यहाँ से ये कैसे आएगा हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब एक्स सी कैसे आएगा जब तक फ्रीक्वेंसी ना हो। फंस गया ना सवाल। अब फॉर्मूला तो आप लोगों ने याद कर लिया है, बस ख्याल रखिएगा इंडक्टिव में मल्टीप्लाई में आता है और कैपेसिटिव में डिवाइड में आता है। माइक्रोफेराड को कन्वर्ट करना मत भूलिएगा 10⁻⁻⁶ से। इसके बाद मैंने इसको वैल्यू रख दी 2 पाई, सही है जनाब, मल्टीप्लाई बाई 240, उसके बाद जनाब 20 एक्सपोनेंट -6, ठीक है जी। अपॉन में आ गया, पाई आ गया, तो एस डी मोड यानी साइंटिफिक टू डेसिमल, एस डी मोड का मतलब ये होता है। ये अपॉन में आ गया, अपॉन को ख़त्म करना है तो ये एक्स इनवर्स यानी रेसिप्रोकल, और ये आ गया आपका 33 पॉइंट। बुक में इसका 31 पॉइंट कुछ आंसर है, उसके लिए परेशानी हो, असल है मेथड और लॉजिक, ठीक है जी। तो ये 31 लाना है तो इसके लिए मज़ीद आपको ये 240 250 करना पड़ेगा 260 तक। लेकिन वो फ्रीक्वेंसी इसलिए 240 लिए कि 250 60 जो बीच की फ्रीक्वेंसीज होती हैं ना, वो आमतौर पे एग्जिस्ट नहीं करती प्रैक्टिकली, ये सब भी मालूमात हो। 20.5। अच्छा आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर आप इम्पॉर्टेंट नहीं बता रहे आज, न्यूमेरिकल्स के इम्पॉर्टेंट नहीं बता रहे, वेरी गुड क्वेश्चन। तो 20.3 पहली फुर्सत में कीजिएगा, ठीक है जी, बता दिया इम्पॉर्टेंट। और 20.1 आगे भी है, बताता जाऊँगा, 20.1 और 3 पहले कर लें, सही है जी। 20.5 में आ गया कि एक सर्किट है जिसके अंदर एसी सर्किट जिसके अंदर 40 ओम की रेजिस्टेंस है, यानी आर हो जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस, अच्छा इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस दे दी है तो इसका मतलब बोले एल हो गया एक्स के साथ, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी दे दी है बोले यानी एक्स सी के साथ। इम्पीडेंस ट्राइंगल बनाने क्या रहा है, ये एक नई चीज़ आ गई, और टोटल इम्पीडेंस ये पुरानी चीज़ आ गई। टोटल इम्पीडेंस आप पीछे देख चुके हैं, जेड इसका निशान होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस आर, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी, और इसका ये मतलब हुआ कि ये आरएलसी सर्किट है, तीनों इसमें जुड़े हुए हैं, यानी इसमें रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी है, आर एल सी, समझ गए, आर एल सी। अब इसी का ये सवाल है कि इसके अंदर डायग्राम एक तो बना दें, उसको इम्पीडेंस डायग्राम या ट्रायंगल कहते हैं। अच्छा करंट को प्लस की तरफ से चलाइएगा, उल्टा मत चलाइएगा ये भी बता दिया। इम्पीडेंस ट्रायंगल इसका कोई सिंबल नहीं होता, ये ड्रॉ करनी है, टोटल इम्पीडेंस जेड होती है। पहले इसमें जो टोटल इम्पीडेंस का सवाल देख लेते हैं। अब जब किसी सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों लगे हुए हों तो इस चीज़ को आपको लाजिम याद रखना है कि जो इंडक्टर होता है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, एक्स एल जो होता है हमेशा एक्स सी से, और इसका सबूत भी मैं दे सकता हूँ आपको अगर आप लोग मेरे साथ जाग रहे हैं। ये देखें एक्स एल जो है मल्टीप्लाई में फॉर्मूला है, तो इसका मतलब ये बड़ा जवाब देगा, समझ गए।
और एक्स सी जो है अपॉन में है, तो इसका मतलब ये छोटा जवाब देगा। डिवाइड छोटा कर देता है, जवाब को स्मॉलर कर देता है। लेकिन ये सब लॉजिक बता रहे सर, जब बात फ़ायदा उठा लें। अब ये इंडक्शन ज़्यादा है, तो अब इसका मतलब है जो नेट आएगी वो इन दोनों के डिफरेंस से आएगी, इन दोनों के डिफरेंस से आ जाएगी। यानी अभी जो 30 और 20 इसको माइनस करेंगे तो ये नेट इम्पीडेंस आ जाएगी। सही है, इसके ज़रिए फिर हमारा टोटल इम्पीडेंस आएगी। ये नेट इम्पीडेंस का मतलब तो है कि इस वक्त एल और सी की वजह से जो आ रहे हैं, इन दो की वजह से, क्योंकि फिर वो इस आर के साथ मिलेगा। समझे पॉइंट? यानी ये यहाँ पे ये समझे ये एक्स है इन दोनों के ज़रिए, यानी जो यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगी वो माइनस आपस में हुई और इसके साथ प्लस होके स्क्वायर रूट लेगी, तो हम कहेंगे कि ये टोटल इम्पीडेंस ऑफ द आरएलसी सर्किट है। अब ये एक्स आगे इसको हम रख सकते हैं इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले को याद करें, ये फॉर्मूला उस वक्त लगेगा जब अकेले से कैपेसिटिव रिएक्टेंस या अकेले से इंडक्टिव रिएक्टेंस ही होगी, यानी दोनों होंगे सर्किट में एल और सी लगे हुए, तो ये एक्स अलग से निकलेगा फिर पुट होगा। वरना अकेले अकेले होता तो यहाँ एक्स सी या एक्स एल का स्क्वायर होता अकेला। अब ये 10 का स्क्वायर करें, 40 कैलकुलेटर रखे हैं, 10 का स्क्वायर 100, 40 का 1600, 1700, सिर्फ 1700 का रूट ले लें, रूट 1700। ये आ गया अजीबोगरीब, इसका एस डी आगे 41 पॉइंट। वेरी गुड, सही है। डायग्राम कैसे बनेगी? डायग्राम बेटा ऐसा बनेगी कि रेजिस्टेंस, यानी यूँ समझे कि ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या था बेटा? मैथ्स में बहुत पढ़ते थे हम, कुछ लोग इसको पाइथागोरियन थ्योरम भी कहते हैं। वो ये कहता था कि किसी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे बड़ी होती है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये Z जो है ना, ये रिजल्टेंट इम्पीडेंस यानी टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट है। तो ये देखिए हाइपोटेन्यूज वाली जगह पर आ गई। सही है। रेजिस्टेंस और इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो दोनों बेस और परपेंडिकुलर बन गया, यानी ये बेस बन गई और ये जो हमारा x आया था इन दोनों का माइनस करके इतने हिस्से का, वो हमारा परपेंडिकुलर बन गया। समझ रहे ना भाई? एक्सीलेंट। अब ये तो बहुत ही हलवा सवाल है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और ये फेज एंगल हो गया जो आगे एक न्यूमेरिकल भी आ रहा है उसमें ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो जिस फेज में क्वांटिटीज़ के अंदर रेजिस्टेंस आएगी उसी पे उसका फेज एंगल बनेगा फ्लो ऑफ एसी करंट का। होप यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल भी इम्पॉर्टेंट है। 20.5 इसको प्रैक्टिस करें पहली फुर्सत में और फ़ायदा उठा लें इम्तिहान में। 20.5 थोड़े से ही न्यूमेरिकल और थोड़ा सा ही वक्त रह गया आपके लिए जनाब। ये है सवाल नंबर 6, इम्पॉर्टेंट तरीन। आरएल सर्किट है, तो आरएल सर्किट अब बनाऊँ क्या? आप लोग तो खुद ही अब बना लें यार माशाल्लाह से, यानी जिसमें रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टेंस लगी हुई हो। ठीक है, पीछे का खुद बना लीजिएगा जिसमें एसी सप्लाई थी। रेजिस्टेंस दी हुई है, इंडक्टेंस दी हुई है और फेज एंगल अब पूछ रहे थे कि फेज एंगल आ गया यानी फाई, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, और इम्पीडेंस भी पूछा है, दो चीज़ें पूछ रहे हैं, फेज एंगल एंड इम्पीडेंस। इम्पीडेंस तो याद हो गया ना, Z है। पुट एंड गेट भी है पिछले सवाल का, बस इसमें फेज एंगल का फॉर्मूला पहली और आखिरी बार आएगा इस चैप्टर में, तो ये देख लीजिएगा, बाकी सब रिवीजन है। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, फ्रीक्वेंसी, RLF। अच्छा, कुछ स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछा कि सर एग्जाम में ये वर्डिंग लिखकर डाटा बनाए या सिर्फ सिंबल्स चल जाएंगे इतने? तो बहुत तरीके से आज फाइनल बता रहा हूँ। वैसे तो ये बेस्ट प्रेजेंटेशन है, अगर आपको टाइम का इशू आ रहा है कि ये लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, नंबर कटे नहीं कटे, तो डाटा की इंग्लिश ना लिखें, डाटा में आप सिंबल्स लिखें, रिक्वायर्ड में इंग्लिश ज़रूर लिखें। सही है, रिक्वायर्ड में वर्ड ज़रूर लिखें। ठीक है, वर्डिंग में इसमें आप सिंबल्स को बेस बना सकते हैं कि सिंबल्स के साथ डाटा बना दें। सही है, और आखिर में रिजल्ट अलग से हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं, और इस तरह जो मेरा स्टाइल है, अगर कोई फॉलो कर रहे हैं JJC भाई सजरबाद को, वर्डिंग लिखकर इसको भी रिजल्ट शुमार किया जाता है कि इस बच्चे ने लिखा कि क्या चीज़ मालूम कर रहा है, फाइंड क्या करना था इस सवाल में।
इंडक्टिव इंडक्शन है तो देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होती है, अभी बताया था। इसको मल्टीप्लाई करें जल्दी से, ओम्स में आ गया। अब इस फॉर्मूले को पक्का करें, ये इंडक्टिव, अच्छा ये ख्याल रखिएगा इसके भी दो फॉर्मूले हो सकते हैं। अगर ये आरसी सर्किट हो जाता, अगर आरसी सर्किट हो जाता यानी कि कैपेसिटेंस वाला, तो इसको इससे निकालते आप। एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी पक्की इस चैप्टर में कि रेजिस्टेंस आर जो है इसके बगैर कोई सर्किट नहीं बनेगा। इसलिए आर एल या आर सी या आर एल सी, समझ गए। इसलिए आर जो है यानी उसमें रेजिस्टेंस ही की दास्तान है सारी स्टाइलिश अंदाज में। अब इसको एक्सेल जो निकाले वो यहाँ पुट कर दें, आर जो सवाल में दिया 25 वो पुट कर दें और कैलकुलेटर चला दें। 50.272 जो आया 272, उसको डिवाइड कर दें 25 से, ये जो आया अपॉन में आ गया है तो डेसिमल कर दें और इसका शिफ्ट करके टेंजेंट इन्वर्स यहाँ से उठा लें। इन्वर्स के बाद आंसर लिखना मत भूलिएगा, ना मैथ एरर दे देगा या सिंटेक्स एरर, क्योंकि जो उसकी मेमोरी में वो वैल्यू तो लिखे टेंजेंट इन्वर्स के लिए। अब लिखे कि भाई एंगल क्या आ गया, उन्हें 63 पॉइंट, ये रहा। ठीक है। अच्छा बुक में कुछ आंसर में ना राउंड ऑफ या डेविएशन है, उससे परेशानी हो, बिल्कुल अपना कैलकुलेटर अपने एहतियात से 3 डेसिमल प्लेस तक की आदत बना लें। अगर आपको बेस्ट आंसर लाने की ख्वाहिश है 3 डेसिमल प्लेस की आदत बना लें। इस बात से बेफिक्र होकर कि बुक में क्या आंसर है क्या आ रहा है। आर अब सवाल से उठाए 25, ये जो हमारा एक्सेल आया है ये 50 पॉइंट ये रखें और दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दें, यानी 50.272 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर जो आया, इसका जल्दी से ले लें रूट आंसर। जो चीज़ मेमोरी में होगी वो आंसर दबा के वापस आ जाएगी। ठीक है। 56 पॉइंट ओम्स में आ गई हमारी टोटल इम्पीडेंस। बारीकियाँ नोट कर रहे हैं ना बेटा, एक्सीलेंट। अब 2 न्यूमेरिकल और फिर छुट्टी। इन अ पैरेलल आरसी सर्किट, अब आरसी सर्किट है, सर्किट अब आप लोग बनाइएगा भाई। रेजिस्टेंस दी हुई है आर, कैपेसिटेंस दी हुई है सी, और अच्छा इसमें इस सवाल में ही मिसप्रिंटिंग है बुक में, ब्रैकेट में आंसर में ये लिखा हुआ है तो इस मिसप्रिंटिंग को सही कर दीजिएगा। वोल्टेज अगर नहीं होगा तो ये सवाल भी इनकम्प्लीट हो जाएगा और आंसर इसका लिखा बनी है, तो जो आएगा वो आंसर बुक में लिख लें आप लोग, सही है। आंसर की जगह ये प्रिंट हुआ है और आंसर है नहीं, ये होना चाहिए डाटा का हिस्सा। अब वो कह रहे हैं कितना करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में, करंट तो आई होता है, तो ये न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इस चैप्टर में तो आपने सारे इंपॉर्टेंट करार दे दिए। बेटा आसान और मॉडरेट न्यूमेरिकल है तो कोई भी आ सकता है, समझ गए। इसलिए मेरी वजह से नहीं कि मैंने बोल दिया। रेजिस्टेंस हो गई, कैपेसिटेंस हो गई, फ्रीक्वेंसी, और ये बुक में नहीं है, ये हम उठाएंगे। ठीक है। तो ये सारी वैल्यू को ले आके रखें पहले एक्सी में। अब ये सोच रहे होंगे क्यों, क्योंकि पहले आप फार्मूला नंबर ये देख लें, पहले इस फार्मूले को देख लें। ये फार्मूला आया था ओम्स लॉ में से, V = IR, ये ओम्स लॉ हुआ करता था। अब ये ओम्स लॉ जो है हमारा, इस ओम्स लॉ के जरिए काम होगा जैसे। लेकिन यहाँ पे R जो है वो नेट रेजिस्टेंस होनी चाहिए, तो अब नेट रेजिस्टेंस पीछे का याद है, यहाँ पे R का मतलब हो जाएगा Z और Z का मतलब हो जाएगा R² + XC²। समझे कुछ, यानी ये इस तरह का फॉर्मूला बन गया, V = IZ। अब अगर ये समझ में आ गया तो कहेंगे बहुत अच्छा कर दिया सर ने बात ने। तो अब इसमें 2πfc की वैल्यू रखें, पाई रखें, f रखें, c रखें, कैलकुलेटर जल्दी जल्दी चलाएं। मल्टीप्लाई जो आया उसका डिवाइड अगले स्टेप में स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा बेटा। काफ़ी सारे आपको ये टीचर अपनी वीडियो बना रहे होंगे, ये नहीं बता रहे होंगे कि इसमें उसूल क्या है, मेथड क्या है, करना क्या है, स्टेप प्रेजेंटेशन क्या है। सर देखें प्रेजेंटेशन के साथ बता रहे हैं तो काइंडली इसको फॉलो करें कि प्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है जी। अब ये एक्सी जो है ये हम आपको यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है उसको यहाँ पे पुट कर दें, हमें आई चाहिए। तो जो सर जो बात को फॉलो करते हैं, पहले हम फॉर्मूला में रीमेक करेंगे, डिवाइड में चला गया ये रूट। अब उसके अंदर वैल्यूज़ रख दें, आर की वैल्यू अलग रख दें, एक्सी की वैल्यू अलग रख दें, और अब कैलकुलेटर चला लें। आर की जो है 60 का स्क्वायर प्लस ये जो आपने निकाला था 44.203 उसका स्क्वायर, और इसका जो जवाब आ गया ये इसका ले लें रूट आंसर, ये आ गया आपका रूट करके आंसर 74 पॉइंट।
अब ये जो 74 पॉइंट आया मिटाया नहीं, इसको एक्स इन्वर्स कर दें और इसी को मल्टीप्लाई कर दें 60 से, तो ये आपका जवाब आ गया 0.805। करंट बहुत देरों के बाद आया है, तो करंट हो गया आपका एम्पेयर में, करंट एम्पेयर में, और बाकी रिएक्टेंस वगैरह रेजिस्टेंस वगैरह वो सारी की सारी ओम के अंदर आ गई। क्लियर। अब आखिरी न्यूमेरिकल है और उसके बाद आप लोगों की छुट्टी। लेकिन काइंडली जो है कुछ बताया करें, कुछ फीडबैक दिया करें और कुछ आगे हमसे बात भी किया करें कि सर कुछ मसले आ रहे हैं पढ़ाई का। रेजिस्टेंस दी हुई है RLC सर्किट आ गया जिसके अंदर तीनों चीज़ें लगी हुई हैं। द इंडक्टेंस यानी सभी कुछ दिया है RLC। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बेटा ये होती है जो एडजस्टमेंट करवाती है सर्किट के अंदर, यानी एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी। कभी अगर आप लोगों ने रेडियो देखा हो, रेडियो की ट्यूनिंग देखी हो, अगर रेडियो FM वगैरह सुना हो, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग हम सेट करते हैं तो मुख्तलिफ चैनल कैच करता है वो रेडियो। अगर देखो FM रेडियो, तो ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ना वो इसी तरह की एडजस्टमेंट वाली फ्रीक्वेंसी है जो कि कंट्रोल करती है उस RC सर्किट या RLC सर्किट को, इस मकसद से कि वो फ्रीक्वेंसी को ट्यून करे यानी बैलेंस करे और फिर उस पर, और हर फ्रीक्वेंसी फिर रेजोनेंट अलग होगी क्योंकि ये जो होती है एडजस्ट करके मैच करती है, यानी मैचिंग फ्रीक्वेंसी भी होगी क्योंकि मैच करेगी तो फिर वो आप सिग्नल कैच करेंगे तो फिर वो क्लियर होगा, वरना कभी कभी डिस्टॉर्शन आती है, खड़खुड़ आती है, या दो अलग अलग चैनलों के गाने आ रहे होते हैं मिक्स होकर, तो उसकी वजह ये है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब है। कैपेसिटेंस को लाजमन फेराड बनाइएगा, माइक्रो फेराड का मतलब 10⁻⁻⁶, ठीक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये है। तो तकरीबन इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हो गए। ये मत समझे क्योंकि बहुत आसान है इसलिए कि सर ने तो सारा ही बता दिया। अब इसमें 2π रूट से बाहर है, L और C रूट के अंदर है, L और C। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में रेजिस्टेंस का कोई इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इसको शो पीस कह सकते हैं आप, कि जब भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी इसको यूज़ नहीं किया जाएगा, सिर्फ दिखाने के लिए होगी कि इतनी रेजिस्टेंस सर्किट में लगी हुई है। अब L और C की जो वैल्यू आई है कन्वर्ट करके C की वो रखें, उसका रूट लें। L कितना है भाई 0.1, इसको 50 एक्सपोनेंट -6 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, पिछले सवालों की जो मैंने करेक्शंस कराई वो करेक्शन कर लीजिएगा जो मिस्टेक्स हैं बुक के अंदर। सही है जी, ये आ गया आपका जवाब। इसको रूट ले लें, ये आपके रूट से बाहर 2.236 एक्सपोनेंट -3। अब इसको 2π से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, मैंने 2 को पाई से मल्टीप्लाई करके ये लिखा हुआ है, आप सबको एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं रूट से निकालने के बाद बाहर। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6.284 से। इसका जो जवाब है उसको रेसिप्रोकल करना है, एक्स इनवर्स। सीख गए सब कुछ माशाल्लाह से। और ये आ गया आपका 71.16 हर्ट्ज। बुक में 70 पॉइंट आंसर है, लेकिन वो आंसर मैच नहीं होंगे क्योंकि ये वैल्यूज़ बिल्कुल आपके सामने कैलकुलेटर चला के सर जवाब ने दिखा दिया कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक बातें चल रही हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आगे बाकी वीडियोस भी देखें। ये मैंने बताया कि नहीं बताया देख लें भाई, इस पे आप जाके PDF नोट सब कुछ कलेक्ट कर लें। गैस पेपर, टारगेट पेपर, बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे बेटा, और नोट्स वगैरह सब कुछ इस पे आप 1 टाइम पेमेंट कर सकते हैं। यही इजी पैसा भी है, अवेल कर लें। बाकी वीडियोस देखनी है वो भी देख लें, कोई क्वेरीज है वो भी कर सकते हैं। फीडबैक ज़रूर दिया करें, अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। नमाज़ों की पाबंदी करें एहतिमाम के साथ, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।